इन रेगुलेशंस की जरूरत यह है कि भारतीय समाज में जाति है, भारतीय समाज में भेदभाव है, भारतीय समाज में ग्रेडेड इनइक्वलिटी है, भारतीय समाज में वर्णीयता वरीयताएं हैं, भारतीय समाज में शोषण के बहुत सारे दायरे हैं। चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन को आप जेंडर के बेस पर करते हैं, आप कास्ट पर करते हैं, आप इकोनॉमिक्स के बेस पर करते हैं। यंग सिटीजन्स, यंग स्टूडेंट्स जहां पढ़ाई करते हैं, उनके साथ जातीय आधार पर भेदभाव कायम है। ये भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डेटा दिया है। और जो ये डेटा उसमें दिया जब भारत की दो माएं जा करके सुप्रीम कोर्ट के आगे निवेदन कर रही थी कि हमारे यंग जो हमारे बच्चे मारे गए हैं जातीय शोषण की वजह से, इसलिए हमें न्याय दो। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तब यूजीसी ने ये डाटा पेश किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मजबूत एक कानून, एक रेगुलेशन बनना चाहिए। तो उसी रेगुलेशन को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब वो दो माएं गई और उन मायों के निवेदन पर ये सारा मामला आया, तो मेरे से पहले प्रोफेसर दारा और प्रोफेसर नरेंद्र कुमार ने उन इश्यूज पर बात की कि भारतीय सामाजिक ढांचा, सोशल स्ट्रक्चर में जो बीमारियां हजारों साल से हैं, उन बीमारियों का समाधान हम 75 साल में कर पाए हैं, कुछ कर पाए हैं, देख पाए हैं, और लोग वो उनको हम कुछ देख पाए हैं। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको अभी तक हम समझ ही नहीं पाए हैं। उनमें से एक बड़ी बीमारी जाति व्यवस्था की है। जाति व्यवस्था की ये बीमारी, जिसको बहुत सारे स्कॉलर्स, इंडियन और वेस्टर्न स्कॉलर्स इसको इस तरह से देखते हैं, इवन बाबा साहब अम्बेडकर भी इस बीमारी को इस तरह से देखते हैं कि ये बीमारी पवित्रता के नाम पर भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही है, सो कॉल्ड प्योरिटी कंसेप्ट के बेस पर। जबकि हमें यह मालूम है, अगर हम इतिहास की तरफ जाएं, प्योरिटी कुछ नहीं है। व्यक्ति का दुनिया में आना ही उस प्योरिटी के न होने का प्रमाण है। और दूसरा कि ये पूरा इलाका, भारत का पूरा इलाका युद्धों की भूमि रहा है, इसलिए प्योरिटी का कोई कंसेप्ट फिजूला और बिना किसी बात का है। इसलिए इस प्योरिटी के कंसेप्ट को लेकर के जिस जाति व्यवस्था की संरचना हमने की है, उस जाति व्यवस्था में किसी तरह की कोई पवित्रता नहीं है। कारण बाबा साहब अम्बेडकर भी ये कहते हैं कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया है कि जाति व्यवस्था, जिसमें उनका ये कोटेशन है कि हम कूड़े के ढेर पर महल बनाना चाहते हैं। कूड़े के ढेर पर महल बनाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि भारतीय जाति व्यवस्था, समाज व्यवस्था में जो कूड़ा बिखरा पड़ा है, इकट्ठा कर लिया है, उस कूड़े पर हम लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए कूड़े के ढेर पर महल नहीं बनेगा। आप चाहे बना लेंगे, लेकिन वो दरक जाएगा, वो बैठ जाएगा, वो गिर जाएगा। जैसे आप बिना मकान को बनाने से पहले अगर आप उसके सही तरह से उसकी तैयारी नहीं करते हैं और कच्ची पक्की जगह पर उसको बना देते हैं, तो बारिश आएगी तो बैठ जाएगा। तो ये जरूरी है कि जब तक आप कूड़े को साफ नहीं करेंगे और बिना कूड़े को साफ किए आप महल बनाना चाहेंगे, तो महल गिरेगा या बैठ जाएगा, या आपकी पूरी धन दौलत और आपका पूरा मान सम्मान वो गिरा देगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि भारतीय समाज व्यवस्था को हटा करके, भारतीय समाज व्यवस्था में जो भेदभाव है उनको हटा करके, पवित्रताओं के नाम पर व्यक्तियों में जो इनइक्वलिटी और ग्रेडेड इनइक्वलिटी का जो कंसेप्ट है, उसको हटाए बिना आप यहां डेमोक्रेसी को डेवलप नहीं कर सकते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि आप उस भारतीय समाज में जितनी तरह का कूड़ा इकट्ठा हो गया है, जिसमें से जाति व्यवस्था एक बड़ा कूड़ा है, और इसको हटाने के लिए आपको क्या करना होगा। इसको हटाने के लिए आपको, उन्होंने बहुत समय पहले इस बात को कहा था कि इसको हटाने के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जो धार्मिक आस्थाएं या धार्मिक व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले लोग हैं, अगर वो चाहें तो इस कूड़े को साफ कर सकते हैं। वो चाहें तो जितने भी तरह की इरेगुलरिटीज हैं, ग्रेडेड इनइक्वलिटीज हैं, उनको वो समाप्त करने की दिशा में आगे जा सकते हैं। लेकिन उनकी बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। एक जमाने में गांधी जी भी इस बात को लेकर के ये मानते थे
कि अंबेडकर कोई ब्राह्मण बच्चा है। उन्होंने इस बात को कहा है कि मुझे बहुत समय बाद ये मालूम हुआ कि ये, उन्होंने लगा कि ये प्रोग्रेसिव ब्राह्मण है, लेकिन बाद में पता लगा ही इज नॉट ए प्रोग्रेसिव ब्राह्मण, ही इज ए अनटचेबल बॉय। तो उस बात को लेकर के वो मुझे लगता है कि भारतीय समाज व्यवस्था में जो समस्या है उसका एक बड़ा कारण पवित्रता के साथ बंधा हुआ है कि हम एक दूसरे के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे अनजान हो। हजारों साल से, सैकड़ों साल से, दसियों बीसियों साल से साथ रहते हैं, लेकिन ऐसे अनजान व्यवहार करते हैं और हमें लगता है कि हम जैसे हमारी जाति नहीं बल्कि हम अलग दुनिया के प्राणी हैं, अलग अलग दुनिया में रहने वाले व्यक्ति हैं। हमने जातियों को ही राष्ट्र बना दिया है। इसलिए मैं जिस सवाल पर आपके बीच में आ रहा था वो सवाल ये था कि हमें इन रेगुलेशंस की जरूरत क्या है। इन रेगुलेशंस की जरूरत ये है कि भारतीय समाज में जाति है, भारतीय समाज में भेदभाव है, भारतीय समाज में ग्रेडेड इनइक्वलिटी है, भारतीय समाज में वर्णीयता वरीयताएं हैं, भारतीय समाज में शोषण के बहुत सारे दायरे हैं। चाहे वो डिस्क्रिमिनेशन को आप जेंडर के बेस पर करते हैं, आप कास्ट पर करते हैं, आप इकोनॉमिक्स के बेस पर करते हैं, या आप उसको एक तरह से कहें एक तरह से डिसेबिलिटी के बेस पर करते हैं। तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड आपको आर्टिकल 14 में बताए गए हैं, लेकिन आप उसके बाद भी नहीं सुधर रहे हैं। तो आपको सुधारने के लिए क्या किया जाए? आपके लिए कानून बना दिया गया, आपके लिए दंड की व्यवस्था कर दी, सुधर जाओ। आपके लिए पुलिस प्रशासन लगा दिया, आप सुधर जाओ, लेकिन नहीं सुधर रहे हैं। तो क्या किया जाए आपके सुधारने के लिए? आपके सुधारने के लिए गवर्नमेंट और भारत सरकार और भारत का संविधान कहता है इनको पढ़ाओ, इनको यूनिवर्सिटी में ले जाओ, इनको पढ़ाओ और यूनिवर्सिटी में कम से कम फीस में पढ़ाओ और उनको जाकर इनका दिमाग बदलो। इनके दिमाग में जातीय पवित्रता नाम का जो एक एनिमल बैठा हुआ है, वैसे तो अरिस्टोटल ने हम सभी को सोशल एनिमल कहा है, लेकिन सोशल एनिमल के इस कंसेप्ट के बेस पर मैं कह रहा हूं कि जो हमारे अंदर एनिमल बैठा हुआ है, जो हमें मनुष्य नहीं बनने देना चाहता है। एनिमल का रीजन में इसलिए नहीं, एनिमल अच्छा नहीं होता है, बल्कि इसलिए कि अगर आप किसी एनिमल के साथ अच्छा बर्ताव करते हो तो अच्छा आपके साथ बर्ताव करता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ अच्छा बर्ताव करते हो तो आपकी आइडेंटिटी के बेस पर ही आपके साथ जुड़ता है, वो आपके साथ नहीं जुड़ता है। वो आपकी कास्ट आइडेंटिटी के बेस पर आपसे जुड़ता है या अपने स्वार्थ से जुड़ता है। तो इसलिए यानी मुझे लगता है कि जो भारतीय समाज में जो भेदभाव है उनका एक बड़ा कारण भारतीय समाज में जातीय नाम का जो एक की जो संस्था है और संरचना है, उसके बीच में पवित्रता की जो धारणाएं कायम है वो है। अगर वो धारणाएं नहीं होंगी तो व्यक्ति व्यक्ति बराबर हो जाएगा। जब व्यक्ति व्यक्ति बराबर हो जाएगा तो डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। लेकिन हम उस डिस्क्रिमिनेशन को इसलिए खत्म नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जातियों के नाम पर हमने एक ढांचा बना लिया है और जातियों के नाम पर हम दूसरों का शोषण करना चाहते हैं। और वही शोषण आपको एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में दिखता है, वही शोषण आपको इकोनॉमिक फील्ड्स में दिखता है, वही आपको पॉलिटिक्स में दिखता है, वही आपको रिलीजियस माइथोलॉजिकल और दूसरे संस्थाओं और दूसरी तरह की व्यवस्थाओं में दिखता है। तो चारों तरफ वही आपको कल्चर में दिखता है, तो वही आपको लिविंग में रहता है, वही आपको क्लासरूम में दिखता है। तो चारों तरफ जब वही आपको मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में दिखता है, चारों तरफ जब आपका विक्टिमाइजेशन और जो आपका शोषण का एक बड़ा दायरा ये है कि वो ग्राउंड बन गया है कि आपका बेसिकली इसलिए शोषण होगा क्योंकि आप अमुक समुदाय से, अमुक जाति से, ऐसी व्यवस्था से आते हैं, इसलिए ऐसे एक ट्राइब से आते हैं, और ऐसी एक कास्ट से आते हैं, ऐसे एक रिलीजियस बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपको मेजोरिटी वाला तबका आपका शोषण करेगा। जबकि अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंसस को देखें या बहुत पुराने सेंसस रिकॉर्ड्स को देखें, इवन मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट्स है उसमें 52% ओबीसी को बताया गया है। क्योंकि बताया क्यों गया है कि दूसरे लोग 48% थे, इसलिए बचा हुआ कौन हो रहा? वो ओबीसी रहा, वो 52 बताया गया। SC ST OBC को मिला करके बहुत सारी गवर्नमेंट्स की रिपोर्ट्स इस बात को मानती हैं कि केवल 35 और 37% जो लोग हैं वो इनके अतिरिक्त हैं। तो ऐसी हालत में जब मेजोरिटी में 2 तिहाई लोग जब इस देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी से संबंध रखते हैं, तो उन लोगों को क्यों अपने अधिकारों के लिए बार बार मार खानी पड़ती है? क्यों मारे मारे फिर रहे हैं? आखिरकार ऐसी क्या चीज है कि उनको नहीं मिल पा रही है? वो मारे मारे क्यों फिर रहे हैं? कौन है जो उनको ऐसे इस हालत में कर रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए देश का जो पूरा
75 ईयर्स का जो रूलिंग गवर्नेंस का पूरा सिस्टम हमें डेमोक्रेसी में बनाया, उसमें हमें कुछ मिला है और कुछ अभी आगे और मिलने वाला है। इसलिए उस सिस्टम को मजबूत किए बिना आपको न्याय नहीं मिलेगा। उसको मजबूत करके ही आप जो आपके साथ कैंपसेस में या जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में या जिस भी तरह के दूसरी जगह पर जो भेदभाव या शोषण होता है, उससे मुक्त हो सकते हैं। केवल आप एक तरह से जुडिशरी के सहारे चाहते हैं कि केवल आप ये चाहते हैं कि जुडिशरी हमें न्याय दे देगी, भूल जाओ, जुडिशरी से न्याय मिलने वाला नहीं है। अगर जुडिशरी से न्याय मिलता तो बहुत पहले मिल गया होता। जुडिशरी में खुद 5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है। अगर मैं आपको डेटा बताऊं, एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट को अगर देखें, एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे पास 52,866 जो केसेस हैं 2022 के, एज पर एनसीआरबी रिपोर्ट्स 2022 देर आर 52,086 केसेस ऑफ एट्रोसिटीज। 52,866 जो केसेस हैं एनसीआरबी की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट पर हुआ है। एनसीआरबी की दूसरी रिपोर्ट के हवाले से ये बताया गया है कि 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट्स के अनुसार ट्राइब्स के साथ जो के एट्रोसिटी के जो रिपोर्ट मुकदमे हुए हैं वो 9,735 हैं, 9,735 केसेस हैं जो है ये ट्राइब के साथ हुए हैं और वो 1 साल में हुए हैं। और ये रिपोर्ट्स बताती है वो उसी बेल्ट में हुए हैं जिसको हम हिंदी पट्टी कहते हैं, उसी इलाके में हुए हैं जिसमें हम देश को विश्व गुरु बनाने के लिए भागे भागे फिर रहे हैं। उसी पट्टी में आपके साथ ये हो रहा है और उसी में ये मारामारी हो रही है। तो ऐसी हालत में उस रिपोर्ट्स के हवाले से मालूम होता है कि केवल 15% केसेस ही फाइनल डिस्पोजल पर गए हैं। इनमें से केवल 15% केसेस ही फाइनल डिस्पोजल पर गए हैं, जिनको कंक्लूजन को जिसको हम कहते हैं कि वो कोर्ट्स में उनको केसेस पर दंड मिला। ये यानी आप बड़ा सरप्राइजिंग डेटा है कि इतने केसेस होने के बाद भी केवल 15% केसेस में ही उनको फाइनल कंक्लूजन पर ले जाया गया, उनके ऊपर हियरिंग हुई, यानी 75% केसेस बीच में ही समझौता करा करके या बीच में ही निपटा दिए गए। ये तो गंभीर मामला है, लेकिन इसके ऊपर कोई इसके ऊपर उस तरह की बात नहीं होती है। एक और महत्वपूर्ण डेटा मैं आपके बीच में रख रहा हूं, वो ये कह रहा हूं कि यूजीसी ने खुद इस बात को माना है कि 2019-20 में जो कास्ट बेसिस जो केसेस थे वो 173 थे। 2019 2019 एंड 20 में 173 cases of caste discriminations in university oblique colleges, and now after passing that time and in 2023-24 में ये केसेस बढ़ करके 378 हो गए। तो वो ये कह रहे हैं कि इस दौरान 118%, 118% जो इन केसेस में वृद्धि हुई है, ये वृद्धि ये दिखाती है कि भारतीय जो कैंपसेस हैं, विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के कैंपसेस हैं, यंग सिटीजन्स, यंग स्टूडेंट्स जहां पढ़ाई करते हैं, उनके साथ जातीय आधार पर भेदभाव कायम है। ये भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में डेटा दिया है और जो ये डेटा उस समय दिया जब भारत की 2 माएं जा करके सुप्रीम कोर्ट के आगे निवेदन कर रही थी कि हमारे यंग जो हमारे बच्चे मारे गए हैं जातीय शोषण की वजह से, इसलिए हमें न्याय दो। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तब यूजीसी ने ये डाटा पेश किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मजबूत एक कानून, एक रेगुलेशन बनना चाहिए। तो उसी रेगुलेशन को बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब वो 2 माएं गई और उन मायों के निवेदन पर ये सारा मामला आया, तो ऐसी हालत में सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि तुम ठीक है, इसको तुम बना करके लाओ, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर वो बना। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ सवाल उन लोगों के द्वारा उठाए जो एक तरह से उनको लगता है कि हमारी बातें नहीं सुनी गई है। हो सकता है इसके आने के बाद हमारे साथ भेदभाव हो, इसलिए उनकी बातों को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को फिर से अभी कुछ 2 दिन पहले शायद नोटिस दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि इस मामले में फिर से तुम आकर के हमें बताओ। तो वो मेरा ये कहना है कि इस देश में केवल SC ST OBC का मामला नहीं है, ना महिला का मामला है। इस देश का कोई भी बच्चा डिस्क्रिमिनेशन का सामना क्यों करे? किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किस लिए हो? अगर इस देश में किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो देश के साथ डिस्क्रिमिनेशन है। देश के पूरी जो उसकी जो
काबिलियत है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन है। इसलिए इस डिस्क्रिमिनेशन को बंद किया जाना चाहिए। देश का कोई भी विद्यार्थी, कोई भी शिक्षक, कोई भी कर्मचारी या कोई भी किसी भी समाज का के हिस्से का कोई भी व्यक्ति डिस्क्रिमिनेशन का सामना क्यों करे? अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो मुझे लगता है कि उस हालत में भारत का प्रशासन फेल हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है प्रशासनिक कामों को करने के साथ साथ भी, तो मुझे लगता है कि ऐसी हालत में एक मजबूत कानून की जरूरत है। देश के किसी भी विद्यार्थी के साथ, वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अभी जो प्रोफेसर नरेंद्र कुमार बता रहे थे कि ये जो मेजोरिटी का जो सेक्शन है उसको न्याय देने के लिए कानून बनाया जाता है, माइनॉरिटी या कोई हिस्सा तो उसमें बच ही जाता है। क्योंकि जो लेकिन ऐसी हालत में अगर किसी एवज में ये सवाल हमारे बीच में आता है तो निश्चित रूप से उन मुद्दों को फिर से न्यायालय में ले जा करके एक मजबूत उसका जो रेगुलेशन उसमें आना चाहिए, ताकि डिस्क्रिमिनेशन की जो जितनी भी चीजें उसमें बताई गई हैं वो उसको हम एक तरह से कहें कि उसको समाप्त कर सकें और एक कैंपसेस को डिस्क्रिमिनेशन फ्री कर सकें। अगर आप डिस्क्रिमिनेशन फ्री होंगे तभी बढ़िया शिक्षा पा सकेंगे, बढ़िया शिक्षा हासिल कर सकेंगे और तभी आप बेहतर समाज बना सकेंगे। अगर आपके साथ वही लड़ाई, आपकी सारी एनर्जी डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने में चली जाएगी तो आप पढ़ाई कब करेंगे? इसलिए विश्वविद्यालयों का भी दायित्व है और वो कॉलेजेस का भी दायित्व है और गवर्नमेंट्स का भी ये फर्ज है कि वो उन चीजों को बंद करे। और उन चीजों ऐसा करने वाले कुछ कुछ लोग होते हैं, वो किन्हीं किन्हीं जातियों के भी हो सकते हैं, किन्हीं किन्हीं धर्मों के भी हो सकते हैं, किन्हीं किन्हीं आर्थिक आर्थिक व्यवस्थाओं के भी हो सकते हैं। तो वो किसी वो लेकिन वो अक्रॉस कम्युनिटीज सभी जगह अवेलेबल आपको मिलेंगे। इसलिए उनके साथ सख्ती से डील करने का कानून बनना चाहिए। और केवल क्या है कि सुरक्षा करना हमारा खुद का फर्ज है। अगर हम खुद मजबूत होंगे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो इसलिए हमें खुद भी मजबूत होने की जरूरत है। आप केवल कानून के सहारे बैठे रहेंगे और दूसरा कानून लागू करने में तो आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। विद इन यूनिवर्सिटी सिस्टम अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो वो मुकदमा होगा, मुकदमे के लिए फिर आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा। न्यायालय में जाएंगे तो आपको एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा। वहां एडवोकेट जाएंगे तो आपको वहां पर भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं पहले ही बता चुका हूं, इस देश की न्यायपालिका के सामने 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं। अगर आप पेंडिंग मुकदमों के आधार पर न्याय पाना है तो उसमें टाइम लगेगा। अगर आप अपने स्तर पर ही अगर यूनिवर्सिटी कैंपसेस और वहां पर एक ऐसा रेगुलेशन हो जाए जहां पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो और डिस्क्रिमिनेशन करने वालों के विरुद्ध कोई एक सख्त व्यवस्था तो हो सकता है उस लेवल पर ये मामला कुछ कम हो सकता है। लेकिन भारतीय जो पूरा जो गवर्नेंस का जो मॉडल है, मुझे लगता है उस गवर्नेंस के मॉडल में इन चीजों को बड़ी सेंसिटिव से देखने की जरूरत है। अगर आप किसके लिए लड़ रहे हैं? इस देश का यूथ अगर सही तरह से एजुकेशन नहीं पा रहा है, पा सक रहा है, उसके लिए समस्याएं हैं, तो निश्चित रूप से उसके लिए बात करनी चाहिए, निश्चित रूप से उसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, उसके लिए हमें खड़ा होना चाहिए। सभी का ये फर्ज है, भारत सरकार का भी है और यूनिवर्सिटी कैंपसेस का भी है, वहां पर पढ़ने वालों का भी है, वहां पर पढ़ाने वालों का भी है, वहां पर रहने वालों का भी है। ये सभी का फर्ज है कि कोई भी विद्यार्थी डिस्क्रिमिनेशन का सामना न करे। और दूसरा मुझे लगता है एक डेटा मैं देख रहा था जिसमें आईआईएम और आईआईटीज का एक डेटा हमारे पास है, जिसमें यह बताया गया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का अगर आप ये देखें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो ये डेटा जो एक रिपोर्ट है जो छपी है वायर में दिसंबर 3 2024 को एक रिपोर्ट छपी है, जिसमें यह बताया गया है, द वायर की रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो अनरिजर्व सेक्टर में अनरिजर्व कैटेगरी में काम करने वाले लोगों की संख्या बताई गई है 65.8, यानी 65.8% जो टीचर्स वहां हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं। दूसरा 11.37% जो शिक्षक हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट से आते हैं और 5.17% जो टीचर्स हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं और 15.62% जो टीचर्स हैं वो ओबीसी से आते हैं। अगर आप तीनों को मिलाते हैं तो एक तरफ 65.8 है और उसका बचा हुआ हिस्सा आप अंदाजा लगा लीजिए, यानी आपको 34.2% जो है वो आपको तीनों एससी एसटी ओबीसी से आता है और अनरिजर्व सेक्टर्स में 65.8 है। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि कैंपसेस का जो
बैलेंस बैलेंस है वो किस तरह का है। एक आईएम का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ जो इसी जो दैवारिक में छपा है, और उसके अनुसार उसमें बताया गया है कि देश भर की जो आईआईएम्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स हैं, उसमें 74% जो टीचर्स हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, 74%। और उसमें 0.80 यानी 1% से भी कम, 0.80 शेड्यूल्ड कास्ट के हैं और 0.20 शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं, और 2.60% जो है वो 2.60% आपके ओबीसी के हैं। तो ये एक डेटा आपको मैं आईएम का दे रहा हूं। एक तीसरा डेटा भी मैं दे रहा हूं आईआईटीज का। आईआईटीज में 81% जो टीचर्स हैं, फैकल्टी हैं, वो आपको अनरिजर्व सेक्टर के अनरिजर्व से आते हैं, यानी जिसको हम साधारण भाषा में जनरल कैटेगरी बोलते हैं, वो 81% वहां से आते हैं। और 2%, 2.23, 2.23% आपको शेड्यूल कास्ट से मिलेगा, और 0.31% शेड्यूल ट्राइब से है, और 5.44% आपको ओबीसी से मिलेगा। तो ये आपको ये कहने की कोई बात बची नहीं है कि कोई ये कहे कि वहां देखिए उस यूनिवर्सिटी में ये हो रहा है, वहां पर शेड्यूल कास्ट को, बैकवर्ड क्लास को और ओबीसी को बहुत मिल गया है। ये डेटा बताता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका हिस्सा कितना है, स्टेट आपको आईएम में आपका हिस्सा क्या है, आईआईटीज में आपका हिस्सा क्या है। ये एक प्राइम और जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके बेस पर हम इस चीज को देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आपको इसके बेस पर ये देखना है कि वहां पर जब फैकल्टी ही उनकी नहीं है, और तो वो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ होने की संभावना ज्यादा है, और अगर उनका स्टाफ नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन होने की संभावना उनके साथ ज्यादा है। इसलिए ऐसी हालत में मुझे लगता है कि उनके रिप्रेजेंटेशन को वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन उनको मिला है वो ज्यादा उनको वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, ताकि उनको एक तरह से कहें, एडमिशन के डेटा को भी अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारा वेरिएशन आपको वहां पर मिल जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखें, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं कि केवल लड़ाई जाति वाली नहीं है, लड़ाई जस्टिस के लिए है, जाति की नहीं है, जस्टिस की है। समाज का कोई भी विद्यार्थी, समाज का कोई भी व्यक्ति, कोई भी छात्र एक तरह से अपमानित न हो, अपने प्राणों को न दे, बल्कि देश के लिए काम करे। वो देश के लिए तभी काम करेगा जब देश उसको न्याय दे, जब शिक्षण संस्थाएं उसको न्याय दें। तो ये से कुछ बात है कि जिसमें ये रेगुलेशन हमारे बीच में आया है, और रेगुलेशन को और बेटर करने का ऑप्शन गवर्नमेंट के पास है कि उसको और मजबूत बनाए और इस तरह के सभी तरह के भेदभावों को समाप्त करे। तो ये कुछ बातें मुझे आपसे शेयर करनी थी। धन्यवाद।